अंकिता भंडारी केस में बड़ा फैसला, सीएम धामी ने दी सीबीआई जांच को मंजूरी। वीआईपी के नाम पर देहरादून में भारी हंगामा, युवा कांग्रेस ने निकाली सरकार की शव यात्रा, फूका पुतला। बेटियों की शिक्षा के लिए डीएम समीन बंसल आए आगे, 2 होनहार बेटियों को मिली नई उम्मीद। कुंभ से पहले एक्शन में, खाद्य सुरक्षा विभाग, नियमों का उल्लंघन करने वाले होटल रेस्टोरेंट पर होगी कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी मामले में बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता के माता पिता की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। हालांकि एसआईटी की जांच के बाद निचली अदालत ने आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन अब मामले की पारदर्शिता और परिवार के अनुरोध पर सीबीआई इस केस की कमान संभालेगी। स्वर्गीय बहन अंकिता भंडारी के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने, प्रशासन ने बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई प्रारंभ की। तत्काल एसआईटी का गठन एक महिला आईपीएस अधिकारी की लीडरशिप में किया गया और प्रकरण से जुड़े हुए सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया गया। उसकी ठोस पैरवी माननीय न्यायालय में की गई। उसी का परिणाम हुआ कि ट्रायल के दौरान किसी भी अभियुक्त को जमानत नहीं मिली। एसआईटी द्वारा विवेचना के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार ने शुरू से लेकर अंत तक पारदर्शिता, दृढ़ता के साथ न्याय सुनिश्चित किया है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई ऑडियो क्लिप्स के संबंध में अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसकी जांच जारी है। कुछ लोगों ने इस दौरान अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भ्रामक स्थितियां पैदा करने का प्रयास किया है, प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम किया है। ऐसे में सरकार का दायित्व है कि देवतुल्य जनता को इस स्थिति से निकाला जाए, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। और हमने सोचा कि सबसे ज़्यादा पीड़ित पक्ष उनके माता पिता हैं और उनका पक्ष जरूर जानना चाहिए। मैंने उनके माता पिता से बात की है और उन्हीं के द्वारा बातचीत में कहा गया है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस प्रकरण में, जिसका सम्मान करते हुए हम इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति कर रहे हैं। हमने पहले भी न्याय सुनिश्चित किया है और आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ, दृढ़ता के साथ हम स्वर्गीय बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध हैं और बहन बेटियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनके विरुद्ध किसी प्रकार का अपराध सहन नहीं किया जाएगा और अपराधियों को ऐसी सजा मिलेगी जो समाज के लिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी के नाम को लेकर राजधानी देहरादून में युवा कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष स्वाति नेगी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार की शव यात्रा निकाली और पुतला दहन कर अपना आक्रोश जताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सरकार वीआईपी का नाम छिपाने की कोशिश कर रही है। आज सुनने में आया है कि पुष्कर सिंह धामी सरकार ने सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस हो या समूचा उत्तराखंड हो, ये इसको नाकाफी समझता है। हमको अभी भी जानना है कि वीआईपी कौन था इस पूरे प्रकरण में। हमें जानना है कि बुलडोजर चलाने वाला कौन था, वहां पुलिस कस्टडी में 2 बार आग लगाने वाला कौन था, अंकिता भंडारी के बिस्तर को स्विमिंग पूल में डालने वाला कौन था। बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है और हमने बार बार इस बात को कहा है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, लेकिन सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश की निगरानी में होनी चाहिए। इस पूरी शर्त को दरकिनार कर दिया गया है, अनदेखा कर दिया गया है और मात्र सीबीआई जांच की संस्तुति की गई है। जब तक सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नहीं इस जांच को कराया जाएगा, तब तक उत्तराखंड कांग्रेस का ये संघर्ष अंकिता भंडारी केस से जुड़े चर्चित ऑडियो वीडियो प्रकरण में एक नया अपडेट आया है। अभिनेत्री उर्मिला सनावर के बाद अब भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर एसआईटी के सामने पेश हुए हैं। देहरादून में गठित एसआईटी की टीम ने पूर्व विधायक से लगभग 5 से 6 घंटे तक कड़ी पूछताछ की। पूछताछ के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए सुरेश राठौर ने कहा कि उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया है और अपने पक्ष के सभी तथ्य अधिकारियों के सामने रख दिए हैं।
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में प्रदेश के पहले भव्य आर्किटेक्चर एक्सपो का आगाज हो गया है। देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में आयोजित इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और विधायक खजान दास ने किया। बता दें, इस एक्सपो में देश की टॉप 100 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं, जो आर्किटेक्चर, इंटीरियर और कंस्ट्रक्शन की दुनिया की नई तकनीक और ट्रेंड्स को एक छत के नीचे पेश कर रही हैं। हरिद्वार में आगामी कुंभ मेले को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तीर्थ यात्रियों की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ न हो, इसके लिए विभाग ने आज एक विशेष कार्यशैली का आयोजन किया। हरिद्वार के एक निजी होटल में होटल रेस्टोरेंट कर्मियों को और कारीगरों को स्वच्छता के कड़े मानकों की ट्रेनिंग दी गई। देखिए, जो आज जागरूकता अभियान ईट राइट इंडिया, एफडीए और हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो एक ये जागरूक अभियान चलाया हुआ है होटल्स के लिए, होटल पूरे हरिद्वार के लिए, क्योंकि हरिद्वार एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पे पूरे देश दुनिया से लोग आते हैं स्पिरिचुअलिटी के लिए, रिचुअल्स के लिए, मंदिर दर्शन करने के लिए, हमारे उत्तराखंड की ब्यूटी को देखने के लिए। जब वो आते हैं तो सबसे ज़रूरी जो काम होता है वो होता है सबसे अच्छा खाना देना, खाने को अच्छे तरीके से देना, वो खाना हर तरीके से उनके लिए लाभदायक हो। तो हमारी कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के अंडर ये सिलेक्शंस ब्रांड के अंदर ये पीलीभीत हाउस होटल हरिद्वार का होटल है, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। मेरा नाम विकास नागर है। तो हमारा जो प्रोसेस है होटल का और जो आज अभियान हुआ, अगर हम उसको कैलकुलेटिव देखें तो बहुत अच्छी लर्निंग है। होटल लेवल पे हमारा इवन ऑर्डरिंग करना, उसको रिसीव करना, उसको स्टोर करना, उसको अच्छे टेम्परेचर पे पकाना, फिर उसको अच्छे टेम्परेचर पे अपने मेहमानों को खिलाना, मेहमानों को नहीं, अपने जो हमारा स्टाफ काम करता है उनको खिलाना। तो जो ये सारी लर्निंग्स हैं जो हम यहाँ पे प्रोसेस करते हैं, तो खाने के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। और जैसा आज सर ने बताया, कनवाल सर ने, कम नमक, कम चीनी और जो तेल जो हम यूज़ करते हैं, जो उसको यूज्ड और रीयूज़ करने के जो तरीके हैं, उनका क्या महत्व है और क्यों हम ऐसा करते हैं। आज हमारी पूरी टीम को इन्होंने बताया। हमारे दोनों होटल्स का स्टाफ यहाँ पे पीलीभीत हाउस हरिद्वार और हरिगंगा निवास हरिद्वार का स्टाफ रहा, सारे शेफ्स रहे, रिसीविंग रहे, उन सबको बहुत अच्छा बताया। जैसा आपने कहा, कुंभ के लिए, आगामी कुंभ बहुत ही बड़ा फेस्टिवल और पूरी दुनिया इसको देख रही है हरिद्वार में आके सेलिब्रेट करने के लिए। तो इस पहल से हमने आज पीलीभीत हाउस से स्टार्ट किया है। इससे पूरे हरिद्वार में ये जागरूक अभियान चलेगा और होटल, रेस्टोरेंट, इवन जो बाहर छोटे हमारे व्यापारी लोग जो हमारे अच्छे यहाँ के ऑथेंटिक व्यंजनों को खिलाते हैं, जिनको लोग जैसे पूड़ी हो गया, नाश्ता हो गया, उनको भी इससे बहुत मदद मिलेगी। और ये आई थिंक हेल्थ इज़ वेल्थ, कहते हैं कि फिट रहेगा इंडिया तो हिट रहेगा इंडिया, तो बहुत हेल्प करेगा और बहुत अच्छा अभियान रहा। सो मैं इस सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सभी को जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, पूरी कमेटी को, पूरी टीम को, हमारे स्टाफ को और आप सब लोगों को इसमें हेल्प करने के लिए धन्यवाद। राज्य गठन के 25 साल बाद भी उत्तराखंड के पहाड़ों में विकास की जमीनी हकीकत आज भी मीलों दूर नजर आ रही है। चमोली जिले के पोखरी ब्लॉक से सामने आई ये तस्वीरें सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही है। सैरा मालकोटी गांव से सड़क न होने के कारण एक सुबह 60 वर्षीय बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ने पर ग्रामीणों को उन्हें कंडी डंडी के सहारे कंधों पर लटकाकर 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। एक तरफ जनप्रतिनिधि विकास के बड़े बड़े दावे करते थक नहीं रहे, तो दूसरी तरफ आज भी बीमार और असहाय लोग उबड़ खाबड़ रास्तों पर अपनी जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं। विकास खंड पोखरी के अंतर्गत सेरा मालकोटी गांव, आए दिन किसी न किसी की तबीयत खराब हो रही है। ये चढ़ाई में जा रहे हम लोग, बड़ी कठिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब तो शर्म भी लग रही है, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे विधायक साहब हो, चाहे भट्ट जी हो, ये जाने चाहिए थे कुर्सी में। ये लोग, ये नेता लोग जो देहरादून बैठे हैं, जिनके हाल होना चाहिए था ऐसा। कई बार बोले कि हमें रोड दो, रोड दो, रोड दो, रोड की मांग कर रहे हैं, पर कोई मंत्री संतरी हमारी सुन लेने वाला नहीं है। ये मंत्री लोग मरे, इनकी ये जाए ऐसे कुर्सी में जो खाली वोट मांगने के लिए मालकोटी पहुंचे हैं और बस उसके बाद जीत के जा रहे हैं, और कोई लोग जो है यहाँ की सुन लेने वाला नहीं है। देखो मैं
कैसे बोले, चाय में सांस फूल रही है, कैसे करके बोले, यहाँ आफत आ रही है। फिर कह रहा दारू बंद करो, तब मरेंगे तुम लोग। अबे दारू नहीं पीना तो क्या करेंगे क्या? चढ़ाई पे देहरादून के जिलाधिकारी सवीन बंसल एक बार फिर अपनी संवेदनशीलता को लेकर चर्चाओं में हैं। प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा के तहत डीएम ने विषम परिस्थितियों से जूझ रही 2 होनहार बेटियों जीविका और नंदिनी राजपूत की शिक्षा को नया जीवन दिया है। डीएम ने दोनों बेटियों को CSR फंड से 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सौंपी है। जब पिछले संस्करण में हमने 1 जनवरी को 4 बच्चों को नंदा सुनंदा प्रोजेक्ट के अंतर्गत पढ़ाई के लिए एनेबल करवाया था, उनके संस्थानों में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में जिस आर्थिक तंगी के कारण उनकी पढ़ाई छूट गई थी, तो उनको रिज्यूम करवाया था रिक्वायर्ड फीस को, चार्जेस को जमा करवा कर। उस दौरान उनके परिवार के सर्कमस्टांसेस ज्ञात हुए थे और इट वाज क्वाइट मिजरेबल, जिसमें एक के पिता नहीं हैं थे और एक के माता पिता पैरालाइज्ड हैं, ICU में भी हैं फादर, और लेकिन दोनों बालिकाओं में आगे बढ़ने की बहुत इच्छा शक्ति थी। अभी से उनका लक्ष्य निर्धारित है कि उनको क्या बनना है, कैसे पढ़ाई करनी है, पर इकोनॉमिक मींस ना होने के कारण दे वर स्ट्रगलिंग। सो उनको ये निर्णय लिया गया था कि एक जो इनका विशियस सर्कल है जिसमें वो ट्रैप्ड हैं, तो उससे एक स्टिमुलस के रूप में कुछ आर्थिक मदद करनी आवश्यक है। इसी क्रम में आज दोनों बालिकाओं को 1 लाख ईच के चेक्स वितरित किए गए हैं। उम्मीद है कि जैसा उनका निश्चय है, दृढ़ निश्चय को वो आगे बढ़ाते हुए अपने पढ़ाई में अपने परिवार की सहायता के लिए इसको यूज़ करेंगे और दूसरी बालिकाओं के लिए भी मॉडल बनेंगे, इंस्पिरेशन बनेंगे। देहरादून में अपनू पहाड़ अपनी संस्कृति संस्था की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। संस्था के अध्यक्ष प्रवीण पुरोहित के नेतृत्व में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी और बाल विकास आयोग के सदस्य विनोद कप्रवान भी शामिल हुए। और क्या कुछ रूपरेखा आज तय हुई? आज कुछ लोग बैठे थे देहरादून में। अपड़ो पहाड़ अपड़ो संस्कृति का प्रोग्राम कई वर्षों से चल रहा है और बड़ी बात क्या है, सब लोगों बहुत बड़ो समर्थन पैमा हम तक मिलते, बहुत साथ मिलते। और अपना लोग जो कखी जाए यहाँ छे न, कखी दूर छे न, पहाड़ पर नहीं जा सकना, तो देहरादून में तो सब तक कठकनों को यह माध्यम बनो छ और अपनो दुख अपनी बात हम ते मंचा माध्यम से बोल सकत। तो ये सब तो मिलोनो यो कार्यक्रम छे और अपने अपने मन पे अपने मन की बात कनो भी यो माध्यम छे, अपनी संस्कृति दिखानो भी यो माध्यम छे और अपनो लोगों एक तक कनो भी एक माध्यम छे। ते प्लेटफॉर्म माध्यम से ते अपनो संस्कृति अपनो पहाड़ संस्कृति के माध्यम से हम सब लोग तक खटकन चाहना और जो हमारा काम छे न, जो हमारे छोटा मोटा काम छे, जो देहरादून में हम लोग के कामों से परेशान हो जाना, रोड नहीं बननी, बिजली नहीं लगनी, पानी व्यवस्था नहीं होनी, तो तक भी हम समाधान आपस में कर सकता। ये वजह से हम ये कार्यक्रम करना चाहिए। और 5 अप्रैल इतवारा दिन यो कार्यक्रम होलू और कम से कम 15,000-20,000 आदमी ये में होलो, कम से कम 15,000-20,000 आदमी। तो ये सब लोगों अपनो समर्थन तर 15 फरवरी तक ये की बैठक से, मुख्य बैठक से 3 बजे बिटने और सब बैठक हो ते दिन फाइनल हो जालो। कलाकार को होलू हमारा जो बच्चा छिन प्रदेश में जो प्रतिभाएँ छिन तो हम के इनाम दिलो, कोई बच्चा वाल से तो सिलेक्शन करके होल, जो हमारे लोकल बच्चा छिन जो अपने कार्यक्रम दिखाना चाहना, प्रतिभा दिखाना चाहना, तो तभी हम मंच दिलो ताकि तुम मंच पर सीबे अपना कार्यक्रम करो और सबको स्वागत सत्कार हम लोग कला और ये सब लोग मिली तो ये कार्यक्रम चलो। जो हमारा अपनो संस्कृति अपनो पहाड़ को ये का अध्यक्ष हमारा प्रवीण पुरोहित जी ना और तो का मार्गदर्शन में ये शुरू कार्यक्रम हमारा होना चाहिए। ठीक, मैं किस तरह के निर्णय लिए? ये हमारी जो अपनो पहाड़ अपनो संस्कृति हमने जो है पूरे पहाड़ को जोड़ने का कार्य किया था।
और विगत हमने जो है 2018 में 2019 में जो है हमने इसकी एक सांस्कृतिक मंच का कार्यक्रम करवाया था, जिसमें कि पूरे पहाड़ के हज़ारों लोगों ने प्रतिभाग किया। और हमने इस मंच से अपने जो हमारे बाल कलाकार रहे हैं, जो नए हमारे कलाकार उभरते कलाकार हैं, उनको एक हमने बड़ा मंच देने की कोशिश करी, जिससे कि उन अपने प्रतिभा को दिखाने का उनको मौका मिला। इतने बड़े मंच से जो है उनकी प्रतिभागी को लोगों ने देखा और उन्हें पसंद किया। और आज हमने ये जो मीटिंग रखी है, हम इसको अप्रैल माह में जो है कि इसे अपनी पहाड़ों संस्कृति का एक बड़ा कार्यक्रम रूपरेखा आज हमने तैयार की है। तो बड़ा कार्यक्रम कराने के लिए हम जो है यहाँ पे एकजुट हुए हैं। ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।